उसूल और वसूल में सिर्फ अलिफ और वाव का फर्क है। पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो अलिफ को वाव में बदलते देर नहीं लगती। वसूली हो रही हो तो उसूल ताक पर धरे नजर आते हैं। वसूली में जरा ताखीर हो जाए तो उसूल पसंद बनने में लम्हा नहीं लगता। सारी जिंदगी वसूली सियासत करने वाले ऐसे उसूल पसंद बन जाते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। मौजूदा सियासतदानों की बात करें तो कभी पीपल्स पार्टी उसूलों की सियासत का नारा लगाती नजर आती है, ईंट से ईंट बजा देने की बात करती है, तो कभी नून लीग उसूली सियासत की तरफ छलांग लगा देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कभी उसूलों की पार्टी हुआ करती थी। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर उसूलों की सियासत करने लगे हैं। 2 साल तक चुप का रोजा रखते हैं। जानशीन खास मरियम नवाज भी खुद साख्ता जुबाबंदी इख्तियार कर लेती हैं। अदालतें ठीक चल रही हैं। इदारों के सरबराहान दुरुस्त समत में हैं। एक्सटेंशन के लिए कानून साजी की बात आती है तो कतार में लगकर वोट भी डाले जाते हैं, लेकिन फिर रातों रात सब कुछ बदल जाता है। तकारीर शुरू हो जाती हैं, जलसे जुलूसों का आगाज हो जाता है, इदारों पर चढ़ाई होती है, नाम ले लेकर शख्सियात को टारगेट किया जाता है। खुली आंखों से सब कुछ नजर आने वाली ये चीजें क्या इतनी ही सादा हैं? क्या इस मुल्क के इमाम इतने ही भोले हैं? शोरिश काश्मीरी ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अलमिया इस वक्त यही है कि सियासत की खातिर मुल्क को कौम को रुस्वा किया जा रहा है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो मालूमात अफशा की जा रही हैं जिन्हें जाहिर ना करने का हलफ उठाया जाता है। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। उनकी हिब्बुल वतनी पर सवाल उठाना खासा मुश्किल काम है, लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी तो हुस्न जन आखिर कब तक बरकरार रखा जा सकेगा? वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में जो कुछ कहा उससे भी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन आखिर कब तक और क्यों, आपको सुनवाते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वाकई नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या वो ब्लैक मेलिंग पर उतर आए हैं? क्या वो किसी पर दबाव डालना चाह रहे हैं? वो कुछ वसूल करने के लिए एक बार फिर उसूली सियासत करने लगे हैं? आज अपने प्रोग्राम में उसूल और वसूल पर ही कुछ बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और तज्ज़िये के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर अपने मेहमानों से अपने आज के इस मौजू पर बात करेंगे। खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िये के लिए। रमेश कुमार साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं यहाँ पे। मुझे जरा ये बताइएगा जरा सा सारी सूरत हाल के अंदर, अब जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, एक सीजन पॉलिटिशियन मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के अंदर, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि उनको बैकिंग भारत की तरफ से मिल रही है। देखें, पहली चीज़ तो जब भी कोई लीडर पाकिस्तान को छोड़ के, आपने भारत का नाम लिया तो मुझे आज भारत की उस हस्ती के दिन के हवाले से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। महात्मा गांधी, जिसकी आज 151 सालगिरह मना रहे हैं हम, और वो इंसान थे जो इंडिया के अंदर मुसलमान से मोहब्बत करता था और पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी से मोहब्बत करता था। पाकिस्तान के हक़ के आवाज़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उसने, और उसने हिंदुइज़्म का सही प्रचार किया। और मैं समझता हूँ आज पूरी भारत महात्मा गांधी को याद करी है, और कम से कम आज के दिन के ऊपर नरेंद्र मोदी को ये मैसेज मिलना चाहिए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी बाबरी मस्जिद को तोड़ने का ख्वाब देख के राम मंदिर बनाने का जो है वो स्क्रिप्ट लिखा, तो उसकी जो मौत हुई और उसको आज कोई याद नहीं कर रहा। और महात्मा गांधी वो था जिसने कहा था कि मैं इंसान को पहले समझता हूँ कि खुदा को अगर ढूंढना है तो आप खुदा को कोई ढूंढने के लिए आप और नहीं जाएं, इंसान के अंदर आप खुदा को ढूंढें।
और वो हमेशा कबीर का एक बात करता था। लेकिन आज तो ना महात्मा जब गांधी का भारत मैं- है ना नेहरू का भारत है। आज तो वो भारत है जिसमें आपने बात की है, और आज वो भारत है जो सबसे ज्यादा मुखालफत पाकिस्तान की कर रहा है। उसी चीज के ऊपर मैंने आपसे सवाल भी पूछा कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम साहब ने अपने देखिए, इंटरव्यू में मैं- कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो भारत जो है वो बैक कर रहा है। भारत ने कब बैक नहीं किया? भारत हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं हर वक्त डिस्टर्बेंस पैदा करूं, और जो बंदा उसके लिए बेनिफिशियल होता है उसको लेता है, और उसका जो लेवल होती है वो लंदन होती है, अमेरिका होती है, दुबई होती है। जहां पे भी लीडरशिप बाहर होती है तो वो हमेशा धरती से दूर रहते हैं और धरती के मफाद में कम बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये देखें, मुझे मियाँ साहब के लिए भी इज़्ज़त है, आसिफ साहब के लिए भी इज़्ज़त है, हर बंदे के लिए इज़्ज़त है जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। मगर इस चीज़ के ऊपर मुझे इख्तलाफ है कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के सियासत करें और पाकिस्तान में अंदर जो है वो नहीं आए, केसों को फेस नहीं करें। पहले तो ये गलत अच्छा, है। क्या वजीर आजम मगर साहब फिर की भी राय नवाज कम शरीफ से साहब के कम- हवाले से दुरुस्त है कि वो भारतीय एजेंडे पे चल रहे हैं? और क्या ये आप वसूख से कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फंडेड है, या भारतीय एजेंसी रॉ फंड कर रही है उसके पीछे? देखिए, एमक्यूएम की लेवल तक तो नहीं पहुंचाए। वो अल्ताफ हुसैन के लिए तो कह सकते हैं मगर मियां साहब के लिए नहीं कह सकते। मगर बात लेकिन यह है कि प्राइम इस मिनिस्टर वक्त साहब कह रहे हैं उसी मुल्क नक्शे को- कदम पे चल रहे मुल्क हैं वो। को देखिए, मुल्क को जिस लेवल के ऊपर मियां साहब की इन दोनों स्पीचेस लेके जा रही है, मैं समझता हूं ये मुल्क को तबाही की लेवल के ऊपर लेके जा रही हैं, इंतशार की तरफ लेके जा रही हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इन चीज़ों का नुकसान एक मुल्क को होगा और दूसरा मियां साहब की अपनी पार्टी को होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह चुका नहीं, हूं। मैं आपसे पूछना कि चाहता ये हूं कि चीज़ें क्या फिर इसके आप- पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ मौजूद है? फंडिंग वहां से हो रही है? क्या आपके पास कुछ सबूत हैं जो इस बुनियाद के ऊपर ये बात की जा रही है? जहां पे भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अगर पाकिस्तान का कोई लीडर बुल देगा भारत को, तो भारत जो 11 लोगों का अपने मकासद में जो यूज़ नहीं हुए उनका कत्ल कर सकता है। तो इन ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने में भी भारत कसर नहीं छोड़ेगा। मगर मैं एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा रहा है, मैं उसके ऊपर ये नहीं कह सकता। मगर फिर भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मियाँ साहब, आप बड़े हैं, अगर आपको सियासत करनी है तो कम से कम सियासत जो होती है वो जज्बात के साथ नहीं होती है, होश के साथ होती है। मियाँ साहब की स्पीच जिस तरीके से एग्रेसिव और जज्बात की तरह थी, वो मुल्क को भी, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, वो मुल्क को भी नुकसान रसाएगी और अपनी पार्टी को भी तोड़ेगी। ठीक है, मैं लिहाजा जरा ब्रिगेडियर साहब की आप तरफ जो भी आता हूं। सियासत करें वो यहाँ पे बैठ के करें। मैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आता हूं जरा। क्या माजी में इमरान खान साहब इदारों से मुतालिक ऐसे बयानात नहीं देते थे? क्या जज्बात में वो नहीं बह जाते थे? ऑन द रिकॉर्ड वो तमाम बयानात, ऐसी स्पीचेस मौजूद हैं। तो क्या आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं तो उसको भारत के साथ फंडिंग या उनकी बैकिंग के साथ जोड़ना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात सही है कि कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे हमने स्पीचेस देखी हैं जिसने इमरान खान ने, जब वो उनकी अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो रहा था और अभी उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था, ये शायद मेरा ख्याल MNA भी शायद नहीं बने थे जब फर्स्ट टाइम, उससे बहुत शुरू की वो कुछ उनकी स्पीचेस हैं जिसमें उन्होंने फ़ौज को भी के बारे में भी नेगेटिव अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए। लेकिन देखें, वो एक सूरत हाल और वो उनकी सिचुएशन और थी, यहाँ पे एक और सिचुएशन सर, MNA बनने के बाद भी ऐसी स्पीचेस मौजूद है खान साहब के हवाले से ऐसे? देखिए खान साहब जो है ना, खान साहब एक उस तरह के रवायती सियासतदान नहीं हैं जिस तरह नवाज शरीफ बन चुके थे। इमरान खान का कभी इंडिया के टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ उस तरह के ओपन या बिहाइंड द सीन जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट की कभी हमें खबर नहीं मिली। इमरान खान के बारे में कभी हमने नहीं ये सुना कि जनाब वो जंदाल मिठाल को बिजनेस से उनके साथ रवाबित हैं, सीक्रेट रवाबित हैं, फैमिली के बिजनेस ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान की एक बात है कि वो एक खरे शख्स है, जो दिल में आता है वो बात कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई उनका कोई नहीं, लेकिन इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक जो है भारत के साथ जोड़े जाने की जो बात है, उन्होंने उनको फितना करार दिया, कहा कि उसके पीछे भारत जो है बैकिंग कर रहा है, वो अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त बात है कि एक 3 टाइम्स मुल्क का प्रीमियर जो है उससे मुतालिक ये बात कह देना और उसको एंटी स्टेट जो रास्ता उसकी तरफ ले जाने वाली बात दुरुस्त है क्या? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें,
मैं आपको बताता हूं मेरे व्यूज क्या है। मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर अब चल पड़े और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट नहायत खुश होगी, मुतमईन होगी। और जब मैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहता हूँ उसमें इंडिया, रॉ, ये तमाम लोग शामिल हैं कि जनाब एक और अल्ताफ हुसैन पैदा हो गया जो लंदन से बैठकर पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करेगा, पाकिस्तान आर्मी के अंदर अपना सूरत हाल खराब करने की कोशिश करेगा, सिविल मिलिट्री जो मामला था उनको डिस्टेबलाइजेशन करने की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लेकिन करेगा। सर मियां साहब ये बात तो कहते हैं कि जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, जो सिपाही है, मैं तो उसकी कदर करता हूं। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें यही हुआ है, पहले 2 तकरीरों में उन्होंने जो बातें की थी वो बिल्कुल उन्होंने अपने दिल की बात की थी। फिर मैं ये समझता हूँ, उनको एडवाइस किया गया कि मियां साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आप फौज को ना पूरा टारगेट करें, पूरे फौजी अफसर और जवान वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर तो आप बिल्कुल ही आपका तो पाकिस्तान में शायद मेरा ख्याल है यू टोटली बर्न योर बोट्स इन पाकिस्तान। आप ये करें, आप जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने करना शुरू कर दिया था। लेकिन सर वो तो एक बात कहते हैं कि मेरी तो लड़ाई जो कुछ अफराद के साथ है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के हवाले से तो उन्होंने बात नहीं की। यही है ना, कुछ लोगों ने उनको गाइड किया। मैं आपको बता भी देता हूं कि इस वक्त क्या कौन लोग हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। वो जनाब कि आप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करें, फौज को इन जनरल टारगेट मत करें। अब खबर ये है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नजम सेठी साहब जो गालिबन लंदन में बैठे हैं, हुसैन हक्कानी अमेरिका में बैठे हैं और यहाँ से परवेज रशीद साहब और मरीम नवाज, ये है वो हार्ड लाइनर ग्रुप जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को गाइड कर रहा है। आपने क्या कहना है, आपने क्या नहीं कहना और किस तरीके से आपने कहना। अच्छा, ये आपने चार लोगों के नाम नहीं, मैं चाहूंगा जरा आप रिपीट करें सर, कौन ये तो आपने बड़ी बात कर दी है इसके अंदर कि जो लोग गाइड कर रहे हैं। नजम सेठी साहब लंदन में बैठे हैं, वो बिहाइंड द सीन उनका पूरा सपोर्ट है नवाज शरीफ के लिए। नजम सेठी की एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट तो कोई सड़क पे चलने वाले से पूछ लें तो वो भी कहेगा हाँ जी आप सही बात कह रहे हैं। हुसैन हक्कानी, जिसका तो खैर प्राइम मिनिस्टर भी कल नाम कर दिया, वो तो हुसैन हक्कानी इज अ नॉन एंटी मिलिट्री मैन, एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे वो बाहर बैठे हैं और यूएस एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसीज के आलेकार बने हुए हैं, प्रॉक्सी हैं। तो आपके उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? वो बिल्कुल जो ये काम कर रहे हैं वो तो उन्होंने करना ही था, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो कई सालों से ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और तीसरा, मुझे कोई शक नहीं है परवेज रशीद साहब जो सैक हुए थे डॉन न्यूज में, वो भी हार्ड लाइनर है और वो है जो कि इस वक्त नवाज शरीफ को ये टकराव की सियासत, टकराव का जो रास्ता है वो अपना उस तरफ लेके जा रहे हैं। और मरीम नवाज, जिसमें नवाज शरीफ ने अपना एंटी आर्मी माइंडसेट मरीम नवाज में ट्रांसफर कर दिया। कहना लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब तो मफामत की राह इख्तियार करते थे, लेकिन वो भी कुछ हासिल वसूल तो उन्हें भी कुछ ना हुआ। भाई शहबाज शरीफ साहब का मैं आपको बता दूं, वो तो बड़े खुश हैं आजकल। वो तो कह रहे हैं ये तो मेरा अरेस्ट इज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उन्होंने कैसे बेल अपना वो अपनी पिटीशन वापस ली, क्योंकि इस टकराव वाली सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब बेसिकली आप उनको गुड कॉप बोले, मॉडरेट है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रातों में पिछले 20 साल से पता नहीं कितनी मरतबा वो चौधरी साहब मिलते रहे हैं। तो वो तो कैच 22 सिचुएशन है। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सूरत में वो जेल से बाहर हो, तो खुश हैं जेल के अंदर, खाना भी मिल रहा है, फैमिली भी उनको दिन में विजिट कर रही है। ही इज अ वेरी हैप्पी मैन। चले मैं जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखें प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मकसद इनका ये है नवाज शरीफ साहब का और ये हार्डलाइनर्स भी है। बाकी जो पीएमएलएन के लीडर हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि किसी एक ने भी कभी इस किस्म की टोन में बात की। अगले चंद दिनों में जो जलसे होंगे थोड़ी बात वो करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इस तरह बात नहीं करेंगे जिस तरह नवाज शरीफ ने किए। बात याद रखे, चाहे जेयूआई की लीडरशिप हो, चाहे पीएमएलएन के, ये शरीफ खानदान और जरदारी साहब, याद रखें इनकी कॉमन ग्राउंड है, कॉमन कॉज है, ये जमहूरियत के नाम के ऊपर और ये तमाम इसके कवर में ये सिर्फ ये अभी प्रेशर डलवाना चाहते हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, कोई ऐसे हालात पाकिस्तान में हो जाए कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो कामयाब हो गई थी मिलिट्री रूलर से एनआरओ लेने में, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कूद गई थी बीच में। राइट, उसी तरह के हालात पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं। चले मैं आपकी इस बात को आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जरिए एनआरओ लेने के लिए दबाव डलवाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो बात इस वक्त हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बातें कर रहे हैं, सर ये एकदम से टकराव की पॉलिसी और टकराव की सियासत की तरफ नून लीग कैसे गामजन, ये क्यों गामजन हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कोई टकराव की पॉलिसी नहीं। अगर जरा आप पाकिस्तानी तारीख के
झरोकों में झांकें तो ये सारी वो बातें हैं जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ लिखने वाले ये बातें कहते रहे। अगर आज कोई इन बातों को हाईलाइट करके अपने अंदाज में पेश कर ले तो वो भले करे और करता रहे। टकराव की कोई पॉलिसी मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार नहीं की, ना आइंदा कोई ऐसी करेगी, ना किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनेगी जो गैर आईनी और गैर कानूनी हो। सर, इदारों और शख्सियात का नाम, क्या जो बातें इस वक्त हो रही हैं, क्या वो बातें पहले से मौजूद थी? क्या वो पहले कोई बता चुका था? जी, सारी बातें पहले से मौजूद हैं और अगर आप उनको दोहराना चाहें, और मैं भी उनको दोहराने के लिए तैयार हूं, कोई और करना चाहे तो मैं भी करने के लिए तैयार हूं। अगर आप हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें और जब वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ज़ियाउल हक और भुट्टो साहब जो है वो अयूब खान और ज़ियाउल हक क्या फौज का हिस्सा नहीं थे? ये वही कह रहे हैं। आप जनाब इमरान खान साहब की बतौर वजीर आजम वो तकरीर उठा के देख लें जो उन्होंने अमेरिका के अंदर की, जिसमें कहा कि पाकिस्तान आर्मी और ISI किन किन ग्रुप्स को तैयार करने में रही। लेकिन तासुर ये है सर कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पॉलिसी पे जो गामजन है, एक तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि बात नहीं बनी उसकी बाद ये फैसला किया गया, और दूसरा इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से दबाव डलवाया जा रहा है ताकि किसी तरह से मौजूदा हुकूमत से NRO ले लिया जाए। देखें, जो भी कोई अपनी मर्जी करे और अपनी मर्जी से कोई बयानिया बनाए वो आजाद है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आज के दिन तक मुझे कोई भी आदमी किसी अदालत से करप्शन का कोई ऐसा अंदिया, कोई ऐसी बात, कोई चीज ला दे, मैं वो सुनने के लिए आज भी मेरे कान तरस रहे होंगे। पाकिस्तान की आला अदलिया के पास जब केस पहुंचा, हीरे इकट्ठे किए गए, उसके ऊपर मेहनत हुई और बगैर किसी निचली अदालत में बात किए सुने, जहां पे ये चीजें तफसील से बयान की जाती हैं, अदालत उज़्मा ने वो सारे काम खत्म करते हुए एक अकामे की बुनियाद पर नहल सर ये बात तो हो गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू आपने भी सुना और उसमें जो बात सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके पीछे भारतीय हाथ है, वो फितना क्रिएट कर रहे हैं, भारतीय एजेंडा उनके पीछे है, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये तो एक बड़ा, अगर आप इसी वजीर आजम के जनाब इमरान खान नियाजी साहब के भारत की सरजमीन पे बैठकर मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ जो बातें की वो जरा सुन लें, वो निकाल लें, वो पेश कर दें। सर वो भी गलत है, 2 wrongs do not make 1 right। नहीं, सुन ले ना, मेरी अगली बात सुने। अगर आज इमरान खान कहते हैं कि वो इंडिया की जुबान बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल 100% गलत कहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने JF थंडर इस मुल्क में लाने के लिए काम किया और लेके आया। मियां नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने इंडिया के मुकाबले में धमाके करके इस मुल्क को एटमी कुव्वत का एजाज बख्शा। मियां नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने मोटरवेज भी वो बनाए जो आपके दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। F-16 और JF थंडर जब लैंड करते हैं मोटरवे पे, बात दुरुस्त, लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने इख्तियार की है उसके पीछे भारतीय हाथ है, मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे भारतीय हाथ है। जी मैं उसी की दलील दे रहा हूँ ना, इमरान खान साहब के कहने पे तो नहीं बातें चलती। बात तो आप जो है वो तारीखी हकाइक सामने रखते हुए करेंगे ना। 5.8 ग्रोथ रेट इसलिए मियां नवाज शरीफ लेके गया कि वो इंडिया की जुबान बोलता था। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर जो सनत तबाह हो रही थी, बेरोजगारी आ रही थी, जो पावर क्राइसिस था, उसको दूर करके मुल्क के अंदर गैस और बिजली वहां पहुंचा के इंडिया का साथ दिया। बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करोड़ों लोगों को रोजगार देकर इंडिया का हाथ मजबूत किया। मियां नवाज शरीफ ने दिफाई बजट, अगर आप 2013 का बजट उठाएं तो 300 कुछ अरब था दिफा का बजट, और 2017-18 का बजट देख लें वो आपको 900 अरब से ऊपर मिलेगा। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ को आप कहिए कि वो इंडिया का। सर तो ये 2 साल तक चुप क्यों साधी रखी, यानी अब मियां साहब क्यों बात, यानी ये तमाम बातें अब क्यों? हाँ जी, मैं इसका सवाल जानना चाहता हूँ, इसका जवाब जानना चाहता हूँ। अगर आपने मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी तो उसके अंदर ये बात वाजे थी कि इस तरह का बेइख्तियार वजीर आजम, जिसको वजीर खजाना अपना अपॉइंट करने का इख्तियार नहीं है, वजीर खजाना मुल्क से बाहर है, यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है, एक मुलाकात नहीं है, 4 दिन इकट्ठे काम नहीं किया। वो जो 200 लोगों की टीम जिसका जनाब इमरान खान जिक्र करते थे, उसको इसको लाने वालों ने हवा नहीं लगने। सर मेरा एक सवाल, एक्सटेंशन के लिए कतार में खड़े होकर वोट डलता है, उस वक्त उसूल की सियासत क्यों नहीं होती? सर भाई फरीद उस तरफ भी आता हूँ, सुन तो लो, हौसला तो करो। सर मैं तो आपसे स्टेट बैंक आता है,
गवर्नर स्टेट बैंक आता है, वो इमरान खान को नहीं जानता, इमरान खान उसे नहीं जानता। इसी तरह आप बाकी वुजरा का देख लें, पूरी काबीना का देख लें, और कहीं पे इमरान खान की कोई, और फिर इमरान खान साहब उठ के क्या कहते हैं, मुझे टीवी देख के पता चला कि डॉलर का रेट कहां चला गया। इमरान खान साहब को जब आर्मी चीफ और जनरल फैज मीटिंग बुलाते हैं इसके ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, वो बुलाना मुनासिब नहीं समझते, तो मियां नवाज शरीफ फिर क्यों ना ये उन्होंने कहा मेरी इजाजत से ये मीटिंग बुलाई गई है सर। चले ये उसी तरह है जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत से मैंने कहा टीवी चैनल को कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर नशर करो, लेकिन वो हुक्म उनका पीटीवी ने नहीं माना। पीटीवी ने एपीसी वाली तकरीर नहीं चलाई थी मियां नवाज शरीफ की। तो ये ऐसे वजीर आजम हैं जिनकी बात पीटीवी नहीं मानता, बाकी सारे लोग आप मान लेते हैं। भाई आप कितनी और सुबकी कराओगे वजारत। अच्छा 2 साल बाद क्यों मियां साहब बोले, मुझे सिर्फ ये बता दे। मेरा तो एक सवाल है 2 साल बाद एक्सटेंशन के लिए सारी बातें बताई, जो कानून साजी होती है उसमें तो लाइन लगा के वोट डाला जाता है सर, लेकिन उसके बाद जो है वो यकदम रातों रात फिर ये तब्दीली नाम लेकर क्यों ये बातें की जाती हैं, और 2 साल बाद ये बात पहले क्यों नहीं की गई, अब ये बातें क्यों हो रही है? जी मैं आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, एक के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट क्यों दिया, और दूसरा ये आज ये बात क्यों की। मैं दोनों का बारी से जवाब दूंगा। आज ये बात इसलिए की कि 5.8 ग्रोथ रेट खरीद रही, आज 1.4 माइनस लोग कह रहे हैं चला जाएगा। आज आपका वो डॉलर जो 125 पे था वो 170 पे चला गया है। आज आप मुल्क के अंदर तरक्याती बजट देखें, वो 1100 अरब से कम होके 600-700 अरब आ गए, और वो भी खर्च नहीं पा रहे। आज आपके यहाँ हालत ये है कि एक वकूआ जो गुजरपुरा है जो है वसीम, सर मैं इदारे के सरबराह को ऐसे कटहरे में खड़ा करने की बात करूं, आपकी बात मैं आ रहा हूं ना भाई, उसी तरफ आ रहा हूं मैं, उसी तरफ आ रहा हूं ना। लेकिन जो चीजें जब आप कहेंगे, बातें, जब DGISPR कहेगा ये तब्दीली का साल है, जब DGISPR कहेगा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ये कहेंगे कि हमने वोट की कुव्वत से दुश्मन को शिकस्त दी, तो फिर उनसे पूछेंगे भाई आपने दुश्मन को तो शिकस्त दे दी, आपकी इज्जत वोट के जरिए बहाल हो गई। ये वही बात है कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई। एक कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर मजीद बात करें। रमेश कुमार साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन जो बात हो रही थी मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से आगाज करता हूं, देन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। फारूक अमीर साहब ये मुझे बताइएगा कि ये उसूल की सियासत हो रही है या वसूल की सियासत है, और जो बातें इस वक्त चौधरी जाफर इकबाल साहब ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे कि चूंकि इकानमी और बाकी चीजें इतनी जबूहाली का शिकार हो गई, तो ये वो वजह रही जिसकी बुनियाद पर अब मियां नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू चौधरी जाफर इकबाल साहब, बड़े PMLN के सीनियर लीडर, और ये वो उन लोगों में शामिल हैं, मैं कम से कम उनको शामिल करता हूँ जो कि हार्ड लाइनर नहीं है, मॉडरेट हैं, और बिल्कुल एक अच्छे चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी सियासत हो, नीट एंड क्लीन सियासत। तो ये दिस इज हाउ आई होल्ड हिम इन रिस्पेक्ट। लेकिन मैं 2-3 चीजों से मुझे पूछ सकता हूँ सर प्लीज। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं जी। 35 साल सर्विस की आप यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप बैठ के तबसरे नहीं कर सकते। नहीं, आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। यू आर पाकिस्तानी, यू आर गवर्नमेंट। नो सर, सॉरी, नहीं, ये पॉइंट अभी किल करते हैं यहाँ पे। अगर एक रिटायर्ड जज, अब आप चुप 1 मिनट के लिए, अब आप मेरी बात सुने 1 मिनट के लिए। अगर एक रिटायर्ड जज, एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड अपना गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो आके पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे बात कर सकते हैं, तो आप मुझे रिटायर्ड फौजियों के लिए आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? कोई ब्यूरोक्रेट बता दे बैठा हुआ, कोई डॉक्टर, कोई सरकारी मुलाजिम। आज के सारे चैनल उठाएं, आज के सारे चैनल आते हैं। जाफर साहब मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुन, आप मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुन लिया। जरा एक मिनट थोड़ा सा जरा पेशेंस शो करें। बताइए। पाकिस्तान की सियासत हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, दे आर ऑल लिंक्ड टू नेशनल सिक्योरिटी। ये सब कौमी सलामती में आते हैं, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। तो मुझे ये बताएं, अगर फौज कोरोना आके आपको मुल्क को कोरोना से निजात दिलाने में मदद कर सकती है, लोकस्ट में मदद कर सकती है, पोलियो में मदद कर सकती है, और फ्लड में मदद कर सकती है, अच्छी बात है, उनका आईनी जिम्मेदारी भी है। तो आपको क्यों प्रॉब्लम है?
कि रिटायर्ड फौजी ब्रिगेडियर अफसर साहब, वो क्यों ना चौधरी जाफर इकबाल साहब, कामों आपके के दौरे लिए हुकूमत मेरे में क्या ऐसा खजाने नहीं से- होता था? आप भी सिटीजन है, मैं भी होगा शामिल ना, ऐसा पाकिस्तान होगा। का। मेरा भी राइट जब है, भी मेरा कोई भी राइट है कि रियासत मैं को जरूरत इकोनॉमी पे पड़ेगी, बात फौज को करूं, तनख्वाह मैं मिलती है। पॉलिटिक्स पे बात, इकोनॉमी पे बात करूं, सलामती पे फौज बात करूं, हुकूमत का एक इदारा है। सब पे मैं बात। तो ईद रईस, फौज हुकूमत का एक इदारा है, पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह दी जाती है। वो सैलाब में भी आएंगे, वो कोरोना में भी आएंगे, जहाँ हमें जरूरत होगी हम बुलाएंगे। तो सर जो एज retired आप लोग- एज एन एनालिस्ट के तौर पे आपको आपको नहीं, ये जो एहसान गिनवा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जो एहसान गिनवा रहे हैं कि फौज कोरोना में आई, मैं खजाना ये देता हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं आम शहरी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं अगर गल्ला उगाता एक- हूँ, मैं पैसा अगर- कमाता हूँ, मैं खजाना एक भरता हूँ, retired मेरे जनरल खजाने आपका से MNA बन मेरे सकता है, खजाने से सेनेटर तनख्वाह जाती बन है, सकता है, और तरफ और चली मेरे गई खजाने फरीद। से तनख्वाह मिलने के बाद, मेरी असाइन की ड्यूटी करने के बाद मुझे एहसान दिलाते हैं, मुझे कहते हैं एक- सैलाब में मदद की, एक मुझे जाफर कहते हैं साहब- कोरोना में मदद की, मुझे कहते हैं ये किया। आप You जनरल are कयूम को duty पीएम bound. निकाल दें। रिटायर्ड आप जनरल duty MNA bound भी है, हैं। सेनेटर You are भी है, duty MPA bound. भी है, पाकिस्तानी मिनिस्टर फौज भी है। ड्यूटी बाउंड है, हम वी पे फॉर दैट। अगर राइट है, ये काम मेरा करता है, फंडामेंटल एक राइट है। ब्यूरोक्रेट काम करता है, वो एहसान जताता है इस मेरा कौम के ऊपर। फंडामेंटल राइट है। आप मेरा फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं कर सकते, यही तो आपको आपका तकलीफ है, फंडामेंटल यही तो राइट आपका है, प्रॉब्लम लेकिन है। आप ये जो एहसान हम जता रहे क्यों हैं बात करते कि हैं? फौज हम कोरोना में बात सर मदद चौधरी करती है। जाफर इकबाल You साहब, are बट duty ब्रिगेडियर bound. साहब इज नॉट You अ are सर्विंग paid for ब्रिगेडियर, ही इज द रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर। रिटायरमेंट के एक Yes, पर्टिकुलर I टाइम know. के बाद सर एक टाइम Yes, बाउंड है, I उसके know he is बाद retired अ पर्टिकुलर brigadier. रिटायर्ड ऑफिसर I हैज द know he is परमिशन, वो retired परमिशन brigadier. लेता है और उसके बाद ही हैज द राइट टू अपीयर ऑन द थिंग्स ऑन द टॉक शोज, वो अपना राइट एक्सप्रेस कर सकता है वो। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर फौज कोरोना में मदद करती है तो ये एहसान कौन सा है? आप अजीत दोवल को बुला सकते हैं रायविंड में, आप मोदी को रायविंड बुला सकते हैं, आप जिंदाल को मोदी बुला चल सकते के आया हैं था, वीजा, मोदी लेकिन चल के आया आप एक था, रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आएगा? मोदी क्यों नहीं आएगा? नाम ले, खुदा का नाम ले चल थोड़ा के आया सा। था पाकिस्तान। यही ब्रिगेडियर प्रॉब्लम है आप साहब, ये लोगों के कार्ड साथ। पुराना हो चुका, ये जो आप ये कार्ड पुराना हो तकब्बुर है, चुका, तकब्बुर वही है, मोदी है, हर हुक्म आपका लाया यही- हुआ पपेट, यही तकब्बुर उसे है 5 आपका। दिन फोन यही करता तकब्बुर रहे। है, जिस He didn't bother to attend your telephone call. क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्प्लेस नहीं है? आपने खड़ी वज़ीर आज़म यही पाकिस्तान मसला के मैं 5 दिन कॉल करता रहा हूँ और उनका एक हमसाया मुल्क कॉल Sir, I have to hold Chowdhury Jafar Iqbal Sahab, I have to hold you, sir. Sir, I have to hold you, and Jafar Iqbal Sahab, I have to hold you. Brigadier Sahab, please. रमेश कुमार साहब, फंडामेंटल राइट से डिनाई नहीं कर सकते हैं, देखिए, कोई ठीक है, कानून नहीं राइट सर, पाकिस्तान का। राइट, फंडामेंटल फरीद राइट है रईस सर, तो फंडामेंटल राइट। रमेश कुमार साहब, मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं सर, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट उनको वापस लाने की बात कर रही है। मेरा सवाल यह है सर, आपकी वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा ऑन द रिकॉर्ड ये कहती रही हैं कि अगर मियां साहब को नहीं जाने दिया गया उनकी लाइफ को थ्रेट है। सर, आपने, हुकूमत ने ही उनको जाने दिया और आज आप उनको वापस लाने की बात करें, क्या वापस आप इतनी आसानी से ऐसे ला सकते हैं उन्हें? पहली चीज़ तो ये मियाँ साहब खुद की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब वो गए, बीमार थे, उनको जो जिस वजूहत के ऊपर उनको इजाज़त दी गई, मैं समझता हूँ वो सही डिसीजन था। मैं भी उसमें ऑन बोर्ड था और मुझे पता है, मैंने भी टेस्टें देखी थी और उस हवाले से मेन जो मियाँ साहब गए वो गए कैरोटिड आर्टरी की वजह से, और कैरोटिड आर्टरी की वजह से उनको इजाज़त दी गई कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, मगर वहाँ पे जाने के बाद कोई उनकी सर्जरी वगैरह नहीं हुई। और आज यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, मियाँ साहब को यहाँ पे आना चाहिए और अब कम से कम अच्छे एटमॉस्फेयर में रह के, जो तकरीर के दौरान मैंने देखा काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मगर यहाँ पे आके सर मुझे एक बात बताएं रमेश साहब, कि चलता फिरता आदमी जो चल रहा हो, क्या जरूरी है कि चलता फिरता आदमी जो है वो अंदर से भी ठीक हो सकता है कि मियां साहब की जो सेहत है, चल फिर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन हो सकता है इंटरनली उनकी कुछ चीजें हैं जिनको एड्रेस करना भी बाकी हो। फरीद, उसमें कोई शक नहीं है कि कैरोटिड आर्टरी 90% मियाँ साहब की ब्लॉक है और वो हाई रिस्क के ऊपर हैं। ये हकीकत है जो यास्मीन राशिद भी समझती है, जो मैं भी समझता हूँ। जो मेडिकल बोर्ड जिस इन्वेस्टिगेशन के बेस के ऊपर इजाज़त दी गई वो सही फैसला था, गलत फैसला तो खान साहब नहीं है। मैं आज खान साहब को ये बात नहीं मालूम है? वो जानते होंगे ना ये बात कि ये वाली बात है कि आज वो क्यों कह रहे हैं कि मियां साहब झूठ बोल के गए? बात देखें, आज मैं कहता हूं कि मियां साहब की अपनी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका अपना एक ग्रेस बनता है कि वो कम से कम इदारी जो रियासती इदारे हैं उनका एहतराम करें। उनको इजाजत मिली है, यहाँ पे आए, एक दो मरतबा पेश होकर दोबारा चले जाए दिखाने के लिए। रमेश साहब वो डिनाई तो नहीं कर रहे? अब नहीं, अब डिनायल तो नहीं है कि वो नहीं आएंगे। पे एग्रेसिव
नहीं, वहाँ पे बैठ के एक एग्रेसिव, जैसे पहले माजी में आसिफ साहब दुबई से स्पीचेस करते थे, अब वो मियाँ साहब स्पीच करते हैं तो अपना ग्राफ जो है ये चंद लोग जो है उनके सामने तो बढ़ाएंगे। लेकिन कि चौधरी भाई जाफर मियां इकबाल साहब ने कह रहे हमारा हैं कि हौसला मियां बढ़ा साहब दिया, ने कोई नई बात नहीं की है, मगर ये माजी में नहीं ये सब बढ़ेगा। बातें करते रहे। जाफर इकबाल साहब कहते हैं माजी में सब ये मैं बातें आपको करते रहे, कोई बताऊं, नई बात नहीं और है। दूसरी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की शहबाज शरीफ की, मैं उस चीज़ को भी इंडोर्स करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब खुद चाहते थे कि मैं एग्रेसिव ये इस किस्म की एजिटेशन नहीं कर सकता, इससे अच्छा है कि मैं अपना जो रास्ता था उससे मैं खामोशी इख्तियार करूं और मैं जेल में बैठा रहूं, इस वजह से उसने खुद किया। तीसरा एक मैं बात करना चाहूँगा, मेरी जाफर साहब से भी दोस्ती है, ब्रिगेडियर साहब से भी नैब है। के जरिए आपने उनकी देखिए, ख्वाहिश मेरा पूरी मौक़िफ़ करवा इस दी चीज़ फिर, मैं शहबाज साहब की। मैं इसके नहीं मैं एक मिनट इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना क्लियरिफिकेशन दूं। देखिए, बात यह है कि एक हाजिर सर्विस ऑफिसर और रिटायर्ड 2 साल के बाद जो एक टेन्योर होता है, 2 साल किसी का 3 साल, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले सकता है और वो किसी MP MNA की सीट भी लड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान की जब इलेक्शन होती है तो वो उधर वोट भी देता है और उनको हक है कि हाँ वो अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट अपनी राय, ये देखें ब्रिगेडियर साहब आज बैठे, आज फौज का जो है ना वो नहीं, फौज की तरफ से तर्जमानी नहीं करे, वो एज ए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने एक हवाले से बता रहे हैं कि मेरे हवाले से ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने उनकी IQ इतनी लेवल पे समझी जब आपने नेशनल TV प्रोग्राम के ऊपर बुलाया उसको कि आप आएँ और आप इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या है, और उसने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से अगर राय दे रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरा अगर कोई बंदा उसको इस तरीके से काटे तो आप भी उनको ये रोकें कि नहीं, उनका मौक़िफ़ सुनने दें। आप अपने टाइम में जो आपको बोलना है वो आपका इखलाक है, आप जो बोलोगे वो इखलाक आपकी झोली में ही आपको वापस आके मिलेगा, मगर दूसरे के टाइम पे आप इस तरीके से उनको तज्जिए करने का, किसी को भी बहुत सारे जैसे लिखते हैं दिफाई तज्जिया का, भाई अगर किसी ने दिफा के लिए 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल अगर पाक आर्मी में किया है, चले रमेश साहब, तो वो कमिंग अगर उस टुवर्ड्स द हवाले पॉइंट, से, वो हाँ, बात तो दुरुस्त है कि politics- आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स वो बात क्लियरिफाई हो गई, वो बात कर दी, वो चीज सही की। हम पॉइंट की तरफ आ जाते हैं सर, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। मेरा सवाल ये कि मियां साहब को वापस कैसे लाएंगे? मियां साहब, मैं आज आपको बता दूं, गवर्नमेंट उसको लाने की कोशिश करेगी मगर मियां साहब वापस नहीं आएंगे। मियां साहब यहाँ पे अपने लोगों को तोड़ेंगे भी सही, जेलें भी भरेंगे, इंतशार फैलाएंगे, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएंगे। मियां साहब को सिर्फ ये है कि ये मुल्क जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चला जाए, फौज के अंदर भी डिफरेंसेस पैदा करना, सर हाउ कम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर वो ये ख्वाहिश इस तरीके से, सर 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाली ये ख्वाहिश मियां कैसे कर साहब, सकते हैं? मैं कहता हूं कि जो भी बंदा इस तरीके से पाकिस्तान की धरती से बाहर निकलकर दूसरे किसी मुल्क में जाके वहाँ से सियासत करता है, उसको उसकी हवा लगती है। लंदन की MI6 चाहती है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं हो, अमेरिका की CIA चाहती है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं हो, इंडिया की राह चाहती है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं हो। जब हमारे सारे पड़ोसी मुल्क जो हमारी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इनकलाब तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान ऑन बोर्ड हो, ईरान के अंदर तब तक अमन नहीं हो सकता, ईरान के अंदर तब तक वो चीज़ें हमारी इनपुट नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं हो, सऊदी की सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं हो। चले, मैं सबको द टाइम इज शॉर्ट एंड आई हैव टू पाकिस्तान, ठीक, आई हैव टू क्लोज यू सर। रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स के अंदर टेम्परेचर हाई है इस वक्त है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क, कौम और अवाम के मसाइल की तरफ देखना होगा कि अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। फरीद रीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।